मूल्य शिक्षा में हमने पहले बात की कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है तो किन मूल्यों की शिक्षा दी जाए। बच्चे को हम ऐसे कौन से मूल्यों की शिक्षा दें जिससे कि वो बच्चा अपना विकास कर सके। ये एक प्रकार का बहुत ही ऐसा अटपटा सा प्रश्न है जिस प्रश्न का कहने का अर्थ है कहीं निश्चित उत्तर नहीं है। कहने का अर्थ है कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भारत में तो कम से कम भारतीय मूल्यों इंडियन वैल्यूज के बारे में कहने का अर्थ है कि शिक्षा देनी चाहिए। अब इंडियन वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि भारतीय मूल्य हैं क्या। वास्तव में भारतीय मूल्य आप किनको मानोगे, क्या मूल्यों को स्वीकार करोगे, कौन से ऐसे भारतीय मूल्य हैं जिन मूल्यों को हम स्वीकार करें। अब मानव शास्त्रीय मूल्यों को कहने का अर्थ है सांस्कृतिक लक्ष्यों के रूप में कहने का अर्थ स्वीकार करते हैं, वो संस्कृति के रूप में इसको देखते हैं मानव शास्त्री। पर भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का देश है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रकार की संस्कृति हो। यहाँ संस्कृतियों के अलग अलग आदर्श हैं, अलग अलग संस्कृति के अलग अलग विश्वास हैं, अलग अलग मानदंड हैं, अलग अलग नियम हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं। फिर इनमें से वर्तमान में किसको हम महत्व दें, और ये बिल्कुल ही निश्चित रूप से कठिनाई वाला कार्य है और कठिनाई वाला प्रश्न है। अब वहीं मानव शास्त्रियों की दृष्टि में भारत की मूल संस्कृति कहने का अर्थ है कि आर्य संस्कृति है। ये आर्य संस्कृति के अनुसार देखें तो इसमें 4 वर्णों के बारे में बात की गई है, जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहने का अर्थ इन 4 वर्णों के बारे में बात की, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्र के बारे में। फिर उसका हमने 4 आश्रम के बारे में बात की, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम के बारे में बात की। फिर उससे कहने का अर्थ है कि जो भारतीय जो आर्य संस्कृति थी, मूल आर्य संस्कृति, उसमें 4 प्रकार के पुरुषार्थों के बारे में बात की गई, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बात की गई। और उसमें 4 प्रकार के मार्गों के बारे में भी बात की गई है। उसमें ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग, और उसके साथ ही साथ 5 महाव्रतों के बारे में भी कहा गया है। इनमें कहा गया है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की ये संस्कृति है। इसमें कहने का अर्थ है इसके साथ ही साथ संस्कार प्रधान जीवन और अतिथि सत्कार को कहने का अर्थ है बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है, इसे विशिष्टता से स्थान दिया गया है। उनके अनुसार भारतीय मूल्यों में, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो इंडियन वैल्यूज हैं, उनके अनुसार इन मूल्यों को कहने का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए और बच्चों को इन मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। और वहीं जो समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्रियों का तर्क यह है बच्चों में मूल्यों का विकास अपने अपने समाज की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो क्रियाएं हैं उनमें भाग लेकर के स्वयं ही उसको क्या करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने देना चाहिए। ये समाजशास्त्री मानते हैं वे अपने समाज, संस्कृति और धर्म के आदर्शों को, उनके नैतिक नियमों को स्वाभाविक रूप से सीखें, अपने आप सीखें, और साथ ही साथ उसके महत्व को देना और उसके महत्व को स्वीकार करना, उसको मूल्य रूप में विकसित करना, ये अपने समाज से व्यक्ति स्वयं ही सीखे। परंतु यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ की जो सामाजिक, जो यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की जो धार्मिक जो आदर्श हैं, जो यहाँ के मानदंड हैं, जो यहाँ के नियम हैं, वो भिन्नता है उनमें। उनको एक प्रकार से एक ही प्रकार के मूल्यों को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वीकार करना असंभव है। इसलिए यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ कुछ विद्वानों का ये भी तर्क था, यहाँ सर्वाधिक प्रभाव इस भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ धार्मिक आदर्शों और नियमों का है। और जो धर्म के आधार पर हमारे देश में मूल रूप से यदि हम देखें तो वहाँ पर 4 धर्मों के व्यक्तियों को विशेष रूप से हम मान सकते हैं, जिसमें हिंदू धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, पारसी धर्म के लोग, इनको हम मान सकते हैं। तो हिंदू धर्म के जो यदि मूल रूप से देखें तो उसमें भी 5 संप्रदायों के बारे में बात कर सकते हैं। इन संप्रदायों में यदि हम देखें तो सबसे पहले यदि हम कहें तो जो सनातन धर्म की बात कर सकते हैं हम, दूसरा हम कर सकते हैं आर्य समाज की बात कर सकते हैं, तीसरा हम बात कर सकते हैं जैन धर्म की बात कर सकते हैं, चौथा हम बात कर सकते हैं बौद्ध धर्म की बात कर सकते हैं, हम उसके बाद 5वें रूप से बात कर सकते हैं सिख धर्म के बारे में बात कर सकते हैं। यदि हम ये सबको ध्यानपूर्वक देखें और इनको समझने की कोशिश करें तो सनातन धर्म जो है वो भक्ति मार्ग के बारे में बात करता है, भक्ति की बात करता है, कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। वहीं आर्य समाज जो है वो विवेक की बात करता है। आर्य
सुधारित समाज कहने का अर्थ है विवेकशील बनने के प्रति बात करता है। वहीं जैन धर्म में देखें तो वह अहिंसा की बात करता है जैन धर्म। वहीं बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म करुणा की बात करता है। और वहीं सिख धर्म के अनुसार देखें तो वह गुरु भक्ति को कहने का अर्थ है महत्व देता है। उसके अलावा यदि हम इस्लाम धर्म के अनुसार देखें, इस्लाम धर्म कहता है समानता एवं भाईचारे के बारे में बात करता है। वहीं ईसाई धर्म जो है वो प्रेम और सेवा भाव के बारे में बात करता है। उसके अलावा यदि हम पारसी धर्म की बात करें, वो पवित्रता और दया भाव के बारे में विशेष रूप से महत्व देता है। इसलिए कहने का अर्थ है ये विभिन्न प्रकार के मूल्यों को प्रत्येक धर्म के द्वारा बताया गया है और उनको भारत में जो धार्मिक मूल्य हैं उनकी शिक्षा विभिन्न प्रकार से दी जा रही है। अब इनको हम ये विडंबना हमारे सामने यह है कि धर्म का वास्तविक अर्थ व्यक्ति जानता ही नहीं है। तो यहाँ पर यह है कि यहाँ वोट की राजनीति के लिए क्या होता है, समय समय पर लोगों को धर्म पर आधारित मूल्यों में उनको बांट दिया जाता है, जबकि धर्म का वास्तविक मूल्य क्या है व्यक्ति जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। कि इसलिए जरूरी हो गया है कि आज के परिप्रेक्ष्य में किन मूल्यों की शिक्षा दी जाए जिससे कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, बच्चे ऐसा जीवन जीने के लिए तत्पर हो सके जिससे कि उनका स्वयं का विकास, परिवार का विकास, समाज का विकास, उसके राज्य का विकास, उसके देश का विकास हो सके और देश के साथ साथ वो संपूर्ण विश्व में इस देश की उन्नति करने में सहायक हो सके। इससे जरूरी हो गया है कि उसमें किन मूल्यों की शिक्षा को उसमें समाहित किया जाए कि बच्चा उन मूल्यों को मान करके उन आदर्शों को उन अपने व्यवहार में लेके आए, अपने आचरण में लेके आए, उन नियमों को स्वीकार करे। उसमें कहने का अर्थ दया भी हो, सहयोग भी हो, उसमें कहने का अर्थ है श्रम भी हो, वो किस प्रकार से धारण करे इस बारे में कहने का अर्थ है कहीं न कहीं चिंतन, मनन और सोचने की अत्यंत ही आवश्यक। वहीं गांधीवादियों के अनुसार देखें, गांधीवादियों का जो तर्क था, उनका तर्क ये था कि वर्तमान भारत में सर्वाधिक प्रभाव कहने का अर्थ है महात्मा गांधी जी का है, राष्ट्रपिता का है। उनकी दृष्टि से भारत में गांधी जी का जो प्रतिपादित जो एकादश व्रत के बारे में उनने बात की थी, जिसमें उनने कहा था सत्य, अहिंसा की बात की थी, अस्तेय की बात की थी, अपरिग्रह की बात की थी, ब्रह्मचर्य की बात की थी, अस्वाद की बात की थी, अभय की बात की थी, अस्पृश्यता निवारण की बात की थी। उसके बाद उनने कायिक श्रम की बात की थी, उनने सर्वधर्म संभाव की बात की थी, उनने इसके साथ ही साथ विनम्रता की बात की थी। इसका अर्थ है इन मूल्यों की उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ये गांधी जी के विचार थे। इसके अलावा यदि हम गांधी जी के मूल्यों को यदि हम शिक्षा में सम्मिलित कर लें, उनको मान लें और साथ ही साथ उसके गांधी जी के जो 11 मूल्यों के बारे में बात की है उसमें 6 हम राजनीतिक मूल्यों को और सम्मिलित कर लें, जिसमें स्वतंत्रता को सम्मिलित कर लें, समानता को सम्मिलित कर लें, भ्रातृत्व को सम्मिलित कर लें, समाजवाद को सम्मिलित कर लें, उसके अलावा हम धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित कर लें और न्याय को हम सम्मिलित कर लें। तो ये कहने का अर्थ है इनको जोड़ दें तो भारतीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व क्या हो जाएगा, एक इस मजबूती के साथ हो जाएगा। और कहने का अर्थ है इन मूल्यों में कहने का अर्थ है कहीं न कहीं मानवीय मूल्य स्वतः ही समाहित हो जाएंगे। और इसको भी कहने का अर्थ है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इसको विद्वानों ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। विद्वानों ने कहा कि ये भी नहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहने का अर्थ है स्वीकार योग्य नहीं हो पा रहा है। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक जो यहाँ पर जो विचार है, जो मूल्य हैं, वो मूल्य कहने का अर्थ है अपने आप में उसमें नैतिक मूल्यों में देखें तो उसमें सत्यता, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, इनका कहने का अर्थ है बोध नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि इसमें नैतिक मूल्यों को भी कहने का अर्थ है सम्मिलित करने की अत्यंत ही आवश्यकता है। और इसमें जो मानव वैल्यू हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, उन ह्यूमन वैल्यू को भी इसमें महत्वपूर्ण रूप इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है, क्योंकि मानव जो वैल्यू है ना, उन वैल्यू को यदि सम्मिलित किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो हमारे जो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इनका सार्वभौमिक मूल्यों की स्थापना हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि व्यक्ति के अंतर्गत प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी से कार्य करने का भी गुण आ जाएगा। और व्यक्ति एक प्रकार से कहा जाए व्यक्ति इन मूल्यों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए इनको धारण करने की कोशिश करेगा, इनको समझने की कोशिश करेगा, इनको स्वीकार करने की कोशिश करेगा और इनके अनुसार कहने का अर्थ है कि आचरण करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगा। और इसके अलावा यदि हम ये देखें
ये जो गांधी जी इनके वैल्यू थे, इनके अलावा ये देखें तो एनसीईआरटी ने 83 प्रकार के जो मूल्यों की एक सूची दी है। उसने 83 प्रकार के मूल्यों के बारे में बात की है। 83 टाइप्स ऑफ वैल्यूज के बारे में उसने बात की है। तो 83 प्रकार के मूल्यों को यदि शिक्षा में सम्मिलित करना और उनको सीखना और उनको सिखाना और उनको मानवीय मूल्यों के रूप में उनको धरातल पर लागू करना अत्यंत ही कठिन है। और क्योंकि इसलिए कठिन है क्योंकि 83 मूल्यों में कोई न कहीं इसमें ही एनसीईआरटी के जो विद्वान थे, उन विद्वानों ने कहा कि इनको तोड़ मरोड़ करके एक दूसरे में ही वो कर दिया गया है, मिश्रित कर दिया गया है। इन 83 प्रकार के यदि हम मूल्यों की बात करें तो इनकी एक लंबी सूची है। इसमें सबसे यदि हम एक एक करके देखते जाएं, नंबर 1 देखें, दूसरों के सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना करना, पहला। दूसरा, अस्पृश्यता विरोध। तीसरा, नागरिकता। चौथा, दूसरों की चिंता। पांचवा, दूसरों का ध्यान रखना। छठा, सहयोग। सातवां, सामान्य अच्छाई। फिर उसके बाद 8वां, प्रजातांत्रिक निर्णय लेना। 9वां, व्यक्ति की महत्ता। 10वां, शारीरिक कार्य का सम्मान। 11वां, साथी भावना। 12वां, अच्छा आचरण। 13वां, राष्ट्रीय समाकलन। 14वां, आज्ञा पालन। 15वां, समय का सदुपयोग। 16वां, ज्ञान की खोज। 17वां, संयम। 18वां, करुणा। 19वां, सामान्य लक्ष्य। 20वां, शिष्टाचार। और उसके बाद 21वां, भक्ति। 22वां, स्वास्थ्यकर जीवन। और उसके बाद हम 22 के बाद यदि हम देखें, 23वां, अखंडता। 24वां, सुचिता। 25वां, निष्कपटता। 26वां, आत्मनियंत्रण। 27वां, साधन संपन्नता। 28वां देखें तो नित्यमेयता। और दूसरा 29वां देखें, दूसरों का सम्मान। 30वां देखें तो वृद्धावस्था का सम्मान। और इसका 31वां देखें तो सादा जीवन, सादा जीवन के बारे में बात करता है। 32वां, सामाजिक न्याय। 33वां, स्वनुशासन। 34वां, स्व सहायता। 35वां, स्वसम्मान। 36वां, आत्मविश्वास। और 36 के बाद 37वां नंबर स्वसमर्थन। और इसका 38वां नंबर स्वाध्याय। और इसके बाद 39 में आत्मनियंत्रण। फिर उसके बाद समाज सेवा। फिर मानव जीवन का एकात्मकता। फिर उसके बाद अच्छे बुरे में विभेद, जो किसी प्रकार का विभेद का भाव न होना। फिर उसके बाद सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव। फिर उसके बाद स्वच्छता, साहस, जिज्ञासा, धर्म, अनुशासन, सहनशीलता, समानता, भिन्नता, वफादारी। वफादारी के अलावा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के अलावा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता के अलावा सज्जनता, सज्जनता के अलावा कृतज्ञता, कृतज्ञता के अलावा ईमानदारी, ईमानदारी के अलावा सहायकता, सहायकता के अलावा मानवतावाद, मानवता के बाद हम माने तो न्याय, सत्यता, सहिष्णुता, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक प्रेम, राष्ट्रीय व जन संपत्ति का महत्व। इसके अलावा पहल, दयालुता, जीवों के प्रति दया करना, धर्मपरायणता, नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के अलावा यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय चेतना, अहिंसा, शांति, देशभक्ति, समाजवाद, सहानुभूति और धर्मनिरपेक्षता और प्रतिष्ठा का अभाव और दल भावना और समय की पाबंदी। और लास्ट यदि हम बात करें 83 नंबर की, वो दलकारी है। ये इतने 83 टाइप्स के कहने का अर्थ है एनसीईआरटी ने मूल्यों के बारे में कहा है। इन मूल्यों का एनसीईआरटी ने वर्णन तो किया, लेकिन इनमें क्रमबद्धता नहीं दी। कहीं न कहीं इनमें क्रमबद्धता का अभाव दिखाई दिया कि किस क्रम में किसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये एनसीईआरटी के उसमें स्पष्ट था कि स्पष्ट रूप से नहीं इंगित हो पा रहा है कि किसको पहले प्राथमिकता दी जाए। जैसे मैंने पहला बताया आपको, पहला मैंने ये कहा दूसरों के सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना करना, और लास्ट मैंने आपसे ये कहा कि दलकारी। अब इन दोनों में मैंने दलकारी को मैं लास्ट कह रहा हूं, और बीच में यदि मैं कहीं 25वें नंबर का उठा करके देखूं तो 25वें नंबर में मैंने कहा था निष्कपटता। तो इसका अर्थ है यदि हम 32वें नंबर में देखूं तो वहां सामाजिक न्याय के बारे में मैंने बात की, तो इसका अर्थ है। और यदि हम 46वें नंबर में देखूं, वहां मैंने साहस के बारे में बात की। तो ये कहने का अर्थ है इनमें कहीं नंबरिंग नहीं है,
स्पष्ट नहीं है कि कौन सा पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, कब भक्ति की जरूरत है, कब राष्ट्रीय समाकलन की जरूरत है, कब उसे सारी कार्य की समानता की जरूरत है, कब उसे साथी भावना की जरूरत है, कब उसमें धर्म की बात होनी चाहिए, कब उसके अंदर पहल की होनी चाहिए, कब दयालुता की बात होनी चाहिए, कब राष्ट्रीय जनसंपत्ति के महत्व के बारे में बात करनी चाहिए, कब उसको सहानुभूति बताई जाए, कब उस पर धर्मनिरपेक्षता बताई जाए, कब उसे समाजवाद बताई जाए, कब जीवों के प्रति उसे दया का भाव बताया जाए, और कहने का अर्थ है कब उसको सादा जीवन के बारे में बताया जाए। ये बहुत प्रकार के, अनगिनत प्रकार के, कहने का अर्थ है कि प्रश्नों को लिया हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी जो निर्धारित किए 83 प्रकार के जो मूल्य, उन मूल्यों में से यदि हम और भी जोड़ना चाहें, एनसीईआरटी ने इसके अलावा पंच मूल्य सूत्र भी बनाए। उनके अनुसार पंच मूल्य सूत्र में उन्होंने कहा कि 5 मूल्यों को उन्होंने प्रमुखता से स्थापित करने के बारे में बात की। उसमें सबसे पहले नंबर 1 कहा सफाई के बारे में बात की, दूसरा उन्होंने कहा सच्चाई के बारे में बात की, तीसरा उन्होंने श्रम के बारे में बात की, चौथा उन्होंने समानता के बारे में बात की, और उन्होंने पांचवा जो कहा सहयोग के बारे में बात की। अब इनको एक इतनी लंबी 83 मूल्यों की एक लंबी सूची और 5 मूल्यों की एक सीमित सूची बना करके हम इनमें ये अंतर नहीं कर पाए कि इसमें कुछ मूल्य तो हमें ऐसे लगे कि जिनको हमें धारण करना चाहिए, और कुछ हमें जो इनने पंच मूल्य बनाए, उन पंच मूल्यों के अलावा भी यदि हम देखें तो कहने का अर्थ है कि इतनी लंबी चौड़ी मूल्यों की सूची को हम बच्चे के ऊपर औपचारिक रूप से तो नहीं थोप सकते। कहने का अर्थ है औपचारिक रूप से इतने प्रकार का हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये करना है, यही आपके लिए श्रेष्ठ है, यही करके आपको ज्ञान अर्जित कर सकते हैं या समाज में आप प्रतिष्ठा मान सम्मान सबको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे लिए ये जरूरी है, इनके अलावा जो मूलभूत मूल्य हैं, इसमें यदि मूलभूत मूल्य देखें तो मानव के लिए सबसे जरूरी है वो है प्रेम, दूसरा उसके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, तीसरा उसके अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए, और चौथा उसके अंदर सांस्कृतिक सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। वो सांस्कृतिक महत्व को समझे, वो भारतीय संस्कृति को समझे, उसके महत्व को जाने, और उसके अलावा उसके अंदर क्या होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। सत्यता के अलावा ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी के अलावा उसके अंदर कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, और कर्तव्य परायणता के अलावा उसमें कहने का अर्थ है श्रम की गरिमा होनी चाहिए। वो श्रम के महत्व को समझे, श्रम क्या है, आर्थिक रूप से सक्षम बनने के लिए श्रम की क्या महत्ता है, उसको भी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, इस लोकतंत्र की दृष्टि से देखें, उसमें कहने का अर्थ है यदि उनके मूल सिद्धांतों को देखें, उन सिद्धांतों के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को कहने का अर्थ है हमें आत्मसात करना होगा, मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, उनको धारण करना होगा, जिसमें स्वतंत्रता, उसके महत्व को जानना होगा, स्वीकार करना होगा, उसको बनाए रखना होगा। साथ ही समानता के भाव को, उसके अलावा भ्रातृत्व के भाव को, और उसके अलावा समाजवाद के भाव को, उसके अलावा धर्मनिरपेक्षता के भाव को, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं न्याय पर आधारित जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान भारत के लिए 3+1+3+1+1+6 टोटल मिलाकर के 15 मूल्यों को हमें कहने का अर्थ है शिक्षा में सम्मिलित करना चाहिए। इन 15 मूल्यों से ही हमारे राष्ट्र में कहने का अर्थ है समर्पण का भाव आएगा। बच्चा पूरे इन मानव मूल्यों को समझ पाएगा और इनको धारण कर पाएगा, और इनकी आवश्यकता के साथ साथ ही वो इनके महत्व को भी स्वीकार कर सकता है। अब इसमें यदि मैंने जो कहा, जिसमें मैंने कहा आपसे 3+1+3+1+1+6 टोटल मिलाकर के जो मैंने इनके 15 मूल्यों के बारे में बात की, उन 15 मूल्यों में से मैं दोबारा से आपको एक एक करके बता दूं। पहले प्रेम, सहानुभूति और सहयोग, ये 3 महत्वपूर्ण। फिर उसके बाद मैंने 3 के बाद कहा 1 का अर्थ है अगला श्रम की गरिमा उसको होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये बात करूं उससे सांस्कृतिक सहिष्णुता की उसके बात होनी चाहिए। फिर उसके बाद यदि 3 की बात करूं उसमें कहने का अर्थ है सत्यता की बात होनी चाहिए, ईमानदारी की बात होनी चाहिए, उसमें कर्तव्य निष्ठता, कर्तव्य परायणता की बात होनी चाहिए। उसके बाद यदि मैं बात करूं उसके अंदर, उसमें कहने का अर्थ है उसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व,
समाजवाद के अलावा उसके अंदर धर्मनिरपेक्षता के अलावा छठे नंबर पर न्याय। ये टोटल मिलाकर के 15 मानवीय मूल्यों के विषय में हमारे लिए बात करना अत्यंत ही आवश्यक होगा। इनको जानना अत्यंत आवश्यक होगा, इनको समझना अत्यंत आवश्यक होगा, इनको धारण करना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि हमें लोकतांत्रिक जो भारतीय संसद द्वारा जो हमारे भारत की जो संवैधानिक जो प्रस्तावना है उसमें जिन मूलभूत मूल्यों सिद्धांतों के बारे में बात की गई है, जो उसकी भारत के जो संविधान की जो आत्मा है, जो उसकी प्रस्तावना है, जो उसकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को व्यवस्थित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, ऐसे लोकतांत्रिक देश के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो, कहने का अर्थ है आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ ही इन 15 मूल्यों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोचे समझे, उनके अनुसार आचरण करे, उनके अनुसार व्यवहार करे और उनको धारण करे और उनको स्वीकार करे। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए, प्रत्येक छात्र के लिए कि वो इन शिक्षा में, इन जो शिक्षा है इसमें मूल्य शिक्षा को विशेष रूप से स्थान दे और मूल्य शिक्षा के महत्व को जाने और उसको स्वीकार करे, उसके अनुसार आचरण करे और मानव मूल्यों को स्थापित करे। इसलिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि बच्चे में मानवीय मूल्यों को स्थापित करना और इस देश और इस राष्ट्र और इस समाज और के कल्याण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे हमारा राष्ट्र का कल्याण हो सकता है और हम एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, इनके अनुसार आचरण और व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।